कभी आपने गौर किया है कि हमारा दिमाग लगातार बातें करता रहता है, जैसे एक रेडियो जो कभी बंद ही नहीं होता। आप चुपचाप बैठे हों, तब भी मन अपनी दुनिया में उलझा रहता है, यादों में, भविष्य की चिंता में, या किसी ने क्या कहा उस पर बार बार सोचने में। यह सोच रुकती नहीं है और अक्सर हमें थका देती है। सोच पर काबू पाने की बात आसान लगती है, लेकिन जब आप कोशिश करते हैं तो समझ आता है कि यह कितना कठिन है। सोच जैसे अपनी ही ताकत से चल रही हो। आप कहें कि अब चुप रहो, लेकिन दिमाग मानता ही नहीं। ठीक वैसे जैसे आप मोबाइल की नोटिफिकेशन बंद करना चाहें, लेकिन बार बार पिंग आती ही रहती है। सोच पर नियंत्रण की समस्या हर किसी के जीवन से जुड़ी है। एक छात्र परीक्षा के समय पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता है, लेकिन दिमाग कहता है अगर फेल हो गया तो क्या होगा। किसी व्यक्ति को ऑफिस में काम करना है, लेकिन बार बार पुरानी बातें याद आकर उसका मन खींच लेती हैं। कोई अपनी नींद पूरी करना चाहता है, लेकिन सोच उसे जगाए रखती है। और ये समस्या जितनी साधारण लगती है, उतनी ही गहरी भी है। कृष्णमूर्ति कहते थे कि असली स्वतंत्रता तभी है जब मन शांत हो, जब सोच बिना जरूरत खुद को थोपना बंद कर दे। सोच का अपना महत्व है। योजनाएं बनाना, पढ़ाई करना, समस्याएं हल करना, ये सब जरूरी है, लेकिन सोच जब हावी हो जाती है तो वह बोझ बन जाती है। सोच हमें हकीकत देखने से रोक देती है। जैसे खिड़की पर धुंध जमी हो तो बाहर का नजारा साफ नहीं दिखता। कभी आप गुस्से में रहे हों तो याद कीजिए उस समय सोच कैसे काम करती है। कोई बात हुई और दिमाग ने तुरंत उस पर कहानी बनानी शुरू कर दी। उसने ऐसा क्यों किया? उसने मुझे क्यों अपमानित किया? अगली बार मैं ऐसा जवाब दूंगा। और ये कहानी चलती ही जाती है। धीरे धीरे गुस्सा और गहरा होता जाता है, क्योंकि दिमाग बार बार उसी बात को दोहराता है। जबकि सच यह है कि घटना तो बस एक क्षण की थी, लेकिन सोच ने उसे बड़ा बना दिया। हम सोच को रोकना चाहते हैं तो अक्सर गलत रास्ता अपनाते हैं। जैसे जब कोई कहता है ना सोचो, तो हम कोशिश करते हैं कि दिमाग को दबा दें, लेकिन जितना दबाते हैं उतना ही वह लौट कर आता है। जैसे पानी को हाथ से पकड़ना चाहें, जितना जोर लगाएं उतना ही वह फिसलता है। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि ध्यान लगाना कठिन है, क्योंकि वे सोच को दबाने की कोशिश करते हैं बजाय उसे समझने के। एक और उदाहरण लीजिए। कभी आपने देखा है कि जब आप किसी चीज में पूरी तरह डूबे हों, जैसे पेंटिंग बना रहे हों या संगीत सुन रहे हों, तो सोच अपने आप शांत हो जाती है। आप पूरी तरह उस क्षण में होते हैं। आपको न अतीत की चिंता होती है, न भविष्य की, बस उस पल का अनुभव होता है। यह दिखाता है कि सोच पर काबू पाने का मतलब उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे सही जगह पर रखना है। मनोवैज्ञानिकों ने भी पाया है कि हमारा दिमाग औसतन दिन भर में 60 से 70 हजार विचार पैदा करता है। इनमें से ज्यादातर दोहराए जाते हैं, यानी वही बातें बार बार घूमती रहती हैं। तो असल समस्या विचारों का होना नहीं, बल्कि उनका चक्रव्यूह है। वही पुरानी बातें बार बार आती हैं और हमें थका देती हैं। अगर हम इस चक्र को देख लें, समझ लें, तो धीरे धीरे मन हल्का महसूस करने लगता है। सोच पर काबू पाने का पहला कदम यह समझना है कि दिमाग का काम सोचना है। जैसे दिल का काम धड़कना है, तो जब दिमाग सोचता है तो उसमें कुछ अजीब नहीं है। समस्या तब है जब हम उस सोच में उलझ जाते हैं और उसे ही सच मानने लगते हैं, जबकि सोच तो सिर्फ एक प्रतिक्रिया है, एक लहर है। वह स्थायी नहीं है। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं। कृष्णमूर्ति बार बार कहते थे कि जब आप अपनी सोच को ध्यान से देखते हैं, बिना जज किए, तो वही देखने की क्रिया सोच को शांत करने लगती है। आपको लड़ने की जरूरत नहीं, आपको बस देखना है कि आपका मन कैसे काम करता है। सोच कहां से आती है, कैसे एक विचार दूसरे को जन्म देता है, और कैसे वह आपको खींचकर कहीं और ले जाता है। इस तरह जब आप समझते हैं कि सोच का असली स्वरूप क्या है, तो धीरे धीरे उसमें दूरी आने लगती है। आप खुद को सोच से अलग महसूस करने लगते हैं। तब आपको एहसास होता है कि आप सोच नहीं हैं, आप उससे परे हैं। और यही जागरूकता आपको सच्ची आजादी की ओर ले जाती है। अब सवाल है कि इस समझ को जीवन में कैसे लाया जाए। यही हमें आगे खोजने की जरूरत है। मान लीजिए आप रात को थके हुए बिस्तर पर लेटे हैं। शरीर नींद चाहता है, लेकिन दिमाग एक के बाद एक बातें सोचता जा रहा है। कभी ऑफिस का अपूर्ण काम याद आ जाता है, कभी स्कूल या कॉलेज की परीक्षा की चिंता सताने लगती है।
कभी कोई पुरानी बातचीत बार बार दिमाग में घूमती है और आप करवटें बदलते रहते हैं। नींद दूर भाग जाती है और सुबह उठकर लगता है जैसे बिल्कुल आराम ही नहीं किया। ये सिर्फ रात की बात नहीं है, दिन में भी यही होता है। मान लीजिए आप किताब खोलकर पढ़ाई कर रहे हैं, किताब सामने है, लेकिन ध्यान पूरी तरह बिखरा हुआ है। दिमाग अचानक सोचने लगता है कि दोस्त क्या कर रहे होंगे, सोशल मीडिया पर क्या नया आया होगा, या अगले महीने कौन सा इवेंट है। किताब खुली रह जाती है पर समझ कुछ नहीं आता। ऐसा अक्सर हुआ होगा। या फिर कल्पना कीजिए, आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, सामने लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग कहीं और दौड़ रहा है। कल जो बहस हुई थी वो बार बार याद आ रही है, या कोई भविष्य की चिंता चिपकी हुई है। शरीर मीटिंग में है पर मन अनुपस्थित है। इस तरह सोच हमें वर्तमान से काट देती है, और यही सबसे बड़ी मुश्किल है। हर इंसान इससे गुजरता है। कोई परीक्षा की चिंता में डूबा होता है, तो कोई पैसों की परेशानी में, कोई अपने रिश्तों के बारे में सोचता है, तो कोई अपने भविष्य को लेकर बेचैन रहता है। सोच कभी रुकती नहीं, और हमें ऐसा लगता है जैसे हम उस पर कोई नियंत्रण ही नहीं रखते। वैज्ञानिक कहते हैं कि बार बार सोचने की यह आदत हमारे दिमाग की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। दिमाग हमेशा सुरक्षा चाहता है, और उसे लगता है कि हर समस्या का हल पहले से सोचना है। इसलिए वह बिना रुके भविष्य की चिंता करता है या अतीत को दोहराता है। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर चिंताएं सिर्फ कल्पना होती हैं, जो कभी घटती ही नहीं हैं। उदाहरण के लिए, एक छात्र को लगता है कि अगर वह परीक्षा में फेल हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। वह दिन रात यही सोचता रहता है, लेकिन जब असल परिणाम आता है तो अक्सर चिंता उतनी बड़ी साबित नहीं होती जितनी दिमाग ने बना दी थी। या एक व्यक्ति जिसे लगता है कि वह अपनी नौकरी खो देगा और महीनों तक बेचैन रहता है, लेकिन अंत में स्थिति वैसी नहीं होती। सोच हमें झूठी कहानियों में फंसा देती है और हम उन पर विश्वास कर लेते हैं। यही कारण है कि जब हम सोच पर काबू पाने की कोशिश करते हैं तो हमें सबसे पहले यह समझना चाहिए कि समस्या सिर्फ विचारों का होना नहीं है। समस्या यह है कि हम उन विचारों से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वे हमें खा जाते हैं, नींद खराब कर देते हैं, पढ़ाई या काम में बाधा डालते हैं और हमारी शांति छीन लेते हैं। आपने देखा होगा, जब सोच का बोझ बढ़ता है तो शरीर भी प्रतिक्रिया करता है। दिल तेजी से धड़कने लगता है, पसीना आने लगता है, सिर भारी हो जाता है। यानी सोच सिर्फ मानसिक नहीं रहती, वह पूरे शरीर को प्रभावित करती है। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि मन की शांति से ही शरीर की सेहत जुड़ी हुई है। तो सवाल यह है कि अगर सोच इतनी ताकतवर है तो हम उससे मुक्त कैसे हों? क्या सच में हम सोच को संभाल सकते हैं, या यह हमेशा हमें संभालती रहेगी? यही वह बिंदु है जहां हमें गहराई से समझना पड़ेगा, और इसी रास्ते पर हमें आगे बढ़ना है। सिद्धू कृष्णमूर्ति का जीवन ही इस सवाल का उत्तर खोजने की यात्रा था। वे कहते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी जकड़न उसकी अपनी सोच है। एक बार उनसे पूछा गया कि असली आजादी क्या है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि वे राजनीति या समाज की स्वतंत्रता पर बात करेंगे, लेकिन उनका उत्तर था, असली स्वतंत्रता तब आती है जब आप अपने मन को देख सकते हैं, बिना उसका गुलाम बने। उन्होंने एक बार कहा था, The ability to observe without evaluating is the highest form of intelligence। यानी जब आप अपनी सोच को बिना जज किए देख पाते हैं तो वही सच्ची बुद्धिमानी है। आमतौर पर हम सोच को देखते ही तुरंत उस पर लेबल लगा देते हैं, अच्छा बुरा सही गलत। लेकिन जब हम लेबल हटाकर सिर्फ देखना सीखते हैं तो सोच की पकड़ ढीली होने लगती है। कृष्णमूर्ति का बचपन भी बहुत असाधारण था। उन्हें शुरू से ही आध्यात्मिक नेता के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन बाद में उन्होंने हर तरह के संगठित धर्म और गुरुत्व को नकार दिया। उन्होंने कहा कि कोई और आपको मुक्ति नहीं दे सकता। आपको खुद अपनी सोच के जाल को देखना होगा और समझना होगा। उनकी बातों का असर इसीलिए गहरा पड़ता है क्योंकि वे किसी सिद्धांत या विश्वास की बात नहीं करते थे। वे कहते थे, देखो अभी और यहीं देखो, तुम गुस्से में हो तो देखो गुस्सा कैसे आता है, वह शरीर पर कैसे असर डालता है, दिमाग में कैसी हलचल पैदा करता है, और कैसे एक छोटा सा विचार कई और विचारों को जन्म देता है। कभी आपने गौर किया होगा कि एक छोटी सी टिप्पणी भी दिमाग में तूफान ला सकती है। कोई कह दे कि तुम्हारा काम ठीक नहीं था,
तुरंत मन में एक आवाज उठती है, क्यों? उसने ऐसा कहा? क्या वह मुझे नीचा दिखाना चाहता है? फिर दूसरी आवाज आती है, अगली बार मैं उसे साबित कर दूंगा। और इस तरह सोच का सिलसिला चलता जाता है। कृष्णमूर्ति कहते थे कि यही जगह है जहां आपको देखना सीखना है, न कि तुरंत प्रतिक्रिया देना। उनका जोर इस बात पर था कि सोच को रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह असंभव है। अगर आप कहेंगे कि अब सोचूंगा नहीं तो दिमाग और भी ज्यादा दौड़ेगा। जैसे बच्चे को कहो कि यह मत करना तो वही करेगा। असली उपाय है कि सोच को बिना हस्तक्षेप के देखो। जैसे आप आकाश में बादलों को गुजरते हुए देखते हैं, वे आते हैं, ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं। कृष्णमूर्ति का जीवन इस सत्य का प्रमाण था। वे किसी परंपरा, किसी किताब या किसी गुरु पर निर्भर नहीं थे। वे सिर्फ यही कहते थे कि खुद देखो, खुद समझो। और जब आप खुद देखते हैं तो आपको पता चलता है कि सोच असल में कितनी क्षणभंगुर है और आप उससे कितनी दूरी बना सकते हैं। यहीं से हमें एक संकेत मिलता है कि सोच पर काबू पाने का तरीका दबाव या नियंत्रण नहीं, बल्कि अवलोकन है। जब आप गहराई से देखते हैं तो स्वतः ही आपके भीतर एक स्पेस पैदा होता है, और वही स्पेस आपको हल्का और स्वतंत्र महसूस कराता है। अब सवाल है कि इस अवलोकन की आदत कैसे डाली जाए और इसे जीवन के हर पल में कैसे जिया जाए। यही अगला कदम है। सोच को समझने के लिए हम एक बहुत साधारण और भौतिक उदाहरण से शुरुआत कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी नदी के किनारे खड़े हैं। पानी लगातार बह रहा है, कभी शांत, कभी तेज, कभी लहरों के साथ, कभी गहराई के साथ। आप उसे रोकने की कोशिश नहीं करते, आप बस उसे बहते हुए देखते हैं। अगर आप बीच में जाकर पानी को पकड़ना चाहें तो वह हाथ से फिसल जाएगा और आप थक भी जाएंगे। लेकिन अगर आप किनारे पर खड़े होकर देखते रहें तो पानी अपनी दिशा में बहता रहेगा और आप उसकी सुंदरता का अनुभव भी करेंगे। सोच का स्वभाव भी ठीक वैसा ही है। वह आती है और बहती जाती है, कभी तेज, कभी धीमी, कभी स्पष्ट, कभी उलझी हुई। लेकिन जब हम सोच को रोकने की कोशिश करते हैं तो वह और ज्यादा उलझाती है। यह वैसा ही है जैसे बहती नदी में बांध बनाने की कोशिश करें तो पानी और भी दबाव के साथ टूटकर निकलता है। दिमाग में भी ऐसा ही होता है। जब आप कहते हैं अब मैं सोचूंगा नहीं तो विचार और भी तेजी से लौटते हैं। जरा ध्यान से सोचिए, जब आप सड़क पर चल रहे हों और अचानक कोई गाड़ी हॉर्न बजा दे तो दिमाग तुरंत प्रतिक्रिया देता है। यह सोच का काम है सुरक्षा के लिए। लेकिन जब वही सोच बिना कारण, बिना जरूरत बार बार लौटती है तो वह हमें थकाती है। इसको रोकना संभव नहीं, लेकिन इसे देखना और समझना संभव है। कभी आप बगीचे में बैठे हों और देख रहे हों कि हवा कैसे पत्तों को हिला रही है। आप उस हवा को रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। सोच भी कुछ वैसी ही है। उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन देखा जा सकता है। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, जैसे हवा आती है और गुजर जाती है। सोच को रोकने की कोशिश वैसे ही है जैसे आप आसमान में बादल रोकना चाहें। क्या यह संभव है? नहीं। लेकिन आप बादलों को देख सकते हैं, उनका आकार बदलते हुए देख सकते हैं, उन्हें गुजरते हुए देख सकते हैं और फिर साफ आकाश को महसूस कर सकते हैं। अगर हम इस भौतिक उदाहरण को समझ लें तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर सोच का तंत्र हमें और साफ समझ में आता है। सोच एक प्राकृतिक प्रवाह है। उसे बहने देना ही उसके दबाव से मुक्त होने का पहला कदम है। यही वह दृष्टिकोण है जिससे हम मन की हलचल को धीरे धीरे शांत कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, अगर सोच को रोकना संभव नहीं तो क्या हम सिर्फ बहाव देखते रहें? क्या यही काफी है? यही से आगे की गहराई खुलती है, जहां हमें मनोवैज्ञानिक उदाहरणों और अनुभवों की ओर जाना होगा। मनोवैज्ञानिक स्तर पर सोच को समझना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही वह जगह है जहां हम सबसे ज्यादा फंसते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई हमें कुछ बुरा कह देता है तो तुरंत दिमाग में आवाज उठती है, उसने ऐसा क्यों कहा? क्या वह मुझे नीचा दिखाना चाहता है? फिर उसी से जुड़ा एक और विचार आता है, शायद लोग भी उसके साथ होंगे। फिर दूसरा विचार आता है कि अगली बार मैं उसे जरूर जवाब दूंगा, और देखते ही देखते मन एक पूरा नाटक रच देता है, जबकि असल घटना तो बस कुछ सेकंड की थी। सोच की यही आदत हमें अंदर से थका देती है, क्योंकि हम घटना को बार बार दोहराते हैं और हर बार उसके साथ नया दर्द, नया गुस्सा जोड़ देते हैं।
जब आप इस प्रक्रिया को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि यह पूरी तरह ऑटोमेटिक है, जैसे दिमाग बिना पूछे कहानी सुनाना शुरू कर देता है। अगर हम इस स्थिति में सोच को दबाने की कोशिश करें तो वह और बढ़ जाती है, लेकिन अगर हम बस उसे देख लें जैसे कि यह हो रहा है तो असर कम हो जाता है। मान लीजिए आप नोटिस करें कि अभी मैं गुस्से में हूं, अभी मेरे अंदर डर है, तो यह देखना ही सोच की पकड़ को ढीला करने लगता है। यह वैसा ही है जैसे आप किसी बच्चे के शोर को नोटिस कर लें तो वह आपको पहले जितना परेशान नहीं करता, क्योंकि अब आप समझ रहे हैं कि यह स्वाभाविक है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे अवेयरनेस कहा जाता है। जब आप अवेयर होते हैं तो सोच के चक्रव्यूह से धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं, क्योंकि अब आप सोच को सच मानकर उस पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, बल्कि उसे एक घटना की तरह देख रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और अचानक मन कहता है कि यह बहुत कठिन है, शायद मैं पास नहीं हो पाऊंगा, तो सामान्यतः आप उस सोच पर विश्वास कर लेते हैं और तनाव में आ जाते हैं। लेकिन अगर उसी क्षण आप बस देख लें कि यह एक विचार है, न कि हकीकत, तो उसका असर तुरंत कम हो जाता है। यह फर्क सिर्फ अवेयरनेस से आता है। कृष्णमूर्ति कहते थे कि देखना ही परिवर्तन है। आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस देखना है। जैसे ही आप देखते हैं वैसे ही आपके और विचार के बीच दूरी पैदा हो जाती है, और यह दूरी ही आपको हल्का महसूस कराती है। यानी मनोवैज्ञानिक स्तर पर सोच को दबाने की कोशिश व्यर्थ है, लेकिन उसका अवलोकन करना शक्ति देता है। यह अवलोकन धीरे धीरे मन को शांत करता है और हमें यह समझने की ओर ले जाता है कि विचार तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हम उनसे परे भी मौजूद हैं। अब यही समझ हमें एक और गहरी ओर ले जाती है, जहां सोच के आध्यात्मिक अर्थ खुलने लगते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर सोच को देखना और समझना एक बिल्कुल नई दुनिया खोल देता है, क्योंकि यहां सवाल सिर्फ गुस्से, डर या चिंता से मुक्त होने का नहीं है, बल्कि यह जानने का है कि मैं वास्तव में कौन हूं। जब हम सोच में उलझे रहते हैं तो अपनी पहचान भी उसी से जोड़ लेते हैं। अगर दिमाग कहता है मैं असफल हूं तो हम सच मान लेते हैं। अगर दिमाग कहता है मैं दूसरों से कम हूं तो हम उसी बोझ को ढोते रहते हैं। लेकिन जब हम सोच को बस आते जाते बादलों की तरह देखने लगते हैं तो धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि मैं अपनी सोच नहीं हूं, मैं उससे परे हूं। कृष्णमूर्ति इसी बिंदु पर गहराई से कहते थे कि सोच स्मृति से आती है और स्मृति हमेशा अतीत की होती है। यानी आपका मन जो भी कह रहा है वह हमेशा पुरानी जानकारी पर आधारित है, पर जीवन हमेशा इस क्षण में घट रहा है। इसलिए जब हम सोच में जीते हैं तो हम असली जीवन से कट जाते हैं, और जब हम सोच को बस देखते हैं तो पहली बार वर्तमान से जुड़ते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई साफ झील हो। अगर पानी शांत है तो आप नीचे तल तक देख सकते हैं, लेकिन अगर सतह लगातार लहरों से भरी हो तो कुछ भी साफ नहीं दिखता। सोच की लगातार हलचल हमें असली वास्तविकता देखने से रोकती है, लेकिन जब आप उसे बिना छेड़े देखते हैं तो वह शांत होने लगती है, और तभी आप भीतर की गहराई को देख पाते हैं। यहां एक और गहरा पहलू है। जब सोच धीरे धीरे शांत होती है तो मन में एक स्पेस खुलता है। वह स्पेस खालीपन नहीं, बल्कि शुद्ध जागरूकता है। उसी में हम एक अलग तरह की शांति और स्वतंत्रता महसूस करते हैं। वह शांति किसी विचार की वजह से नहीं होती, इसलिए वह स्थायी होती है। आपने देखा होगा कि जब आप ध्यान में या किसी गहरी अनुभूति में होते हैं तो अचानक एक मौन पैदा होता है। उसमें कोई प्रयास नहीं होता, न किसी सोच को रोकने की कोशिश होती है, बस सहज उपस्थिति होती है। यही मौन आत्मा का असली स्वाद है। यही वह जगह है जहां आप पाते हैं कि सोच सिर्फ एक साधन है, लेकिन आपकी सच्ची पहचान उससे कहीं आगे है। यह अनुभव एक तरह से विरोधाभासी लगता है, क्योंकि हम सोच को नियंत्रित करके शांति पाना चाहते हैं, लेकिन असली शांति तब आती है जब हम सोच को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं और बस उसे देखते हैं। यहीं से आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। जब आप समझते हैं कि मन एक उपकरण है और मैं उससे बड़ा हूं, तब जीवन में एक बिल्कुल नई स्वतंत्रता और स्पष्टता आती है। अब सवाल है कि इस विरोधाभास को हम कैसे गहराई से समझें और कैसे इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारें। यही वह मोड़ है जो हमें अगले विचार तक ले जाता है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी उलझन यही है कि हम सोच को कंट्रोल करना चाहते हैं,
और जितना ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं उतनी ही ज्यादा अव्यवस्था पैदा होती है। आपने गौर किया होगा, जब आप कहते हैं अब मैं चिंता नहीं करूंगा, तो उसी पल चिंता और भी गहरी पकड़ लेती है। जब आप तय करते हैं कि अब गुस्सा नहीं आएगा, तो थोड़ी ही देर में गुस्सा पहले से ज्यादा ताकत से लौटता है। कंट्रोल हमेशा टकराव पैदा करता है और यह टकराव हमें और थका देता है। इसके विपरीत जब आप सोच को बस देखने लगते हैं तो उसमें एक अजीब सी सहजता आती है। आप नोटिस करते हैं कि विचार आते हैं, रहते हैं और फिर चले जाते हैं। धीरे धीरे आप पाते हैं कि उनका असर पहले जैसा नहीं रहा। यही अवलोकन धीरे धीरे स्वतंत्रता बन जाता है। यही असली शांति है। कृष्णमूर्ति कहते थे, कंट्रोल में पकड़ है, लेकिन अवलोकन में स्वतंत्रता है। पकड़ने में संघर्ष है, छोड़ने में सहजता है। हम सोच को दबाते हैं तो वह हमें दबाने लगती है। हम सोच को देखते हैं तो वह धीरे धीरे हल्की हो जाती है। यहां एक गहरी विरोधाभास की बात समझने लायक है। हम सोच को काबू में लाकर शांति पाना चाहते हैं, लेकिन असली शांति सोच को काबू में करने से नहीं आती। वह तो तब आती है जब हम सोच को उसकी पूरी गति में देखने लगते हैं, बिना दखल दिए, बिना उसे रोकने की कोशिश किए। इस सत्य को कई मनोवैज्ञानिक शोध भी समर्थन देते हैं। जब लोग अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं तो तनाव और बढ़ता है, लेकिन जब वे उन्हें नोटिस करते हैं और स्वीकार करते हैं तो तनाव घटने लगता है। यही प्रक्रिया सोच के साथ भी है। दबाना और लड़ना भारीपन लाता है, लेकिन देखना और समझना हल्कापन लाता है। अगर आप इसको अलग अलग शब्दों में दोहराएं तो यही सामने आता है। सोच से लड़ना थकान लाता है, सोच को देखना राहत लाता है। सोच पर नियंत्रण असंभव है, लेकिन सोच को समझना संभव है। दबाव तनाव देता है, लेकिन अवलोकन स्वतंत्रता देता है। और यही वह मूल बात है जिसे बार बार याद करने की जरूरत है। सोच पर काबू पाने का तरीका है उसे रोकना नहीं, उसे देखना है। उसे मिटाना नहीं, बल्कि पहचानना है। उसे पकड़ना नहीं, बल्कि गुजरने देना है। अब सवाल है, अगर यह इतना गहरा और सरल है तो हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाएं, कैसे इसे अभ्यास में लाएं, ताकि यह सिर्फ समझ तक न रहे बल्कि हमारे जीवन को बदल दे। यही चुनौती आपके सामने है। तो अब बात आती है कि इस समझ को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें। सोच को देखना कोई अलग से तकनीक नहीं है कि आप 1 घंटा बैठकर अभ्यास करें और फिर खत्म कर दें। यह तो जीवन के हर पल में किया जा सकता है। जब आप अकेले बैठे हों और दिमाग बार बार पुरानी बातें दोहराए, तो बस रुकिए और नोटिस कीजिए। यह विचार आया है। जब आप किसी से बहस करें और भीतर गुस्सा उठे, तो तुरंत देख लीजिए कि गुस्सा कैसे बन रहा है। शरीर में कैसी गर्मी आ रही है, दिल की धड़कन कैसे बदल रही है। जब आप किसी भविष्य की चिंता में डूब जाएं, तो उसी क्षण देख लीजिए कि यह सिर्फ एक कल्पना है ना, कि कोई सच्चाई धीरे धीरे आप पाएंगे कि सोच अपनी पकड़ खोने लगती है और आपके भीतर एक खालीपन पैदा होता है। यह खालीपन डराने वाला नहीं है, बल्कि यह सबसे सुंदर अनुभव है। इसमें हल्कापन है, इसमें स्वतंत्रता है। यही मौन आपकी असली ताकत है। याद रखिए, सोच पर काबू पाने की कोशिश करना ही गलती है। सोच को बस देखना ही आजादी है। कंट्रोल में बंधन है, लेकिन अवलोकन में स्वतंत्रता है। यही वह बुनियादी बदलाव है जिसकी तरफ कृष्णमूर्ति इशारा करते थे। अब सवाल आपके सामने है, क्या आप अपनी सोच को उसी क्षण देख सकते हैं जब वह पैदा हो रही हो? क्या आप बिना जज किए उसे गुजरने दे सकते हैं? यही आपके लिए एक सीधी चुनौती है, क्योंकि बदलाव किताबों से नहीं बल्कि देखने से आता है। अगर आपको यह बात गहराई से छूती है तो इस यात्रा को शुरू कीजिए और अनुभव कीजिए। अपने मन को जानना ही असली आत्मज्ञान है। और अगर आपको यह वीडियो मूल्यवान लगा तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप अपनी सोच को देखने का अभ्यास कैसे करेंगे। और आगे ऐसे ही विचारोत्तेजक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।